दादा दादी नाना नानी उनका रोल क्या होना चाहिए? दादा और दादी का काम ही बच्चों को खराब करना है, बिगाड़ना है। बहुत खफा होता है मेरा बेटा भी कि आप बिगाड़ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई तुम बाप हो, तुम सुधारो उसको। तलहा को नहीं डांटा, खाली रोशी को डांट दिया। रोशी की जो कहानी थी उसका जो कैटलिस्ट था वो दादा थे। वो दादा था। द लवलीस्ट थिंग सेड टू मी बाय अ गर्ल, वो शी केम एंड थोड़ी देर देखती रही, उसने कहा दादा ऐसे होते। मुझे लगा कि शायद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। परवरिश में काम करें तो सारी कास्ट बड़ी यंग है। सबसे बड़ा जॉय जो है ना परवरिश का फॉर मी इज दैट इट इज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एट नैपा। बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, क्या चैलेंजेस फेस करे? मेरी अम्मी जो है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शी हैड लॉट ऑफ विजडम। बट हाउ वुड शी मेक श्योर कि बेटा है, यंग लड़का है, इधर उधर ना? आजकल की इस्तिलाह में शी वाज वेरी कूल अबाउट इट। पंजाबी में ये कहा था कि मैं तो कुएं की मेंढक हूँ, मुझे नहीं पता कि समंदर में क्या होता, सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। तो क्या लगता है एक दो चीजें यंग जनरेशन को आप चाहते हैं शादी के बारे में क्लियर होनी चाहिए? मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है वो डे टू डे इवॉल्व होना चाहिए, कुछ नई बात होनी चाहिए, किसी नई बात पे झगड़ा होना चाहिए हर दफा। इख्तलाफ जो है वो फैसल कहा करते थे कि वो जिंदगी की निशानी है। लेकिन वो खुश मिजाजी से होना चाहिए। खुश मिजाज। मैंने कहा ये आप हम क्यों अपने आप को कहते हैं? तो कहते हैं भाई अरशद महमूद, मैं कहने में हमें एक खुद पसंदी का पहलू नजर आता है। पहले हम बता दें जिनको नहीं पता EMI क्या है। इलेक्ट्रिक म्यूजिकल इंडस्ट्रीज, ये एक ग्लोबल कंपनी थी। जब हम भागते थे पीछे जो अच्छा गाने वाला होता था, जिस तरह नाजिया जुहैब, जैसे अभी आपने नाम लिया, वाइटल साइंस थे, फिर जुनून, नईरा नूर आई वर्क विद। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine. आज की इंटरव्यू I'm really excited about because मुझे लगता है कि हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद हम यूजुअली नहीं बात करते हैं। मे बी द न्यू जनरेशन रियली नीड्स टू नो अबाउट इट। मैं म्यूज़िक की फ़ैन हूँ, हमेशा रही हूँ, एंड टीना सानी, नाहिद अख्तर, नय्यरा नूर, लाइक आई लव लिसनिंग टू देम, एंड ऑफ कोर्स फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री। सो इन सब नामों को अगर आप मेंशन करें तो एक नाम मुझे लगता है मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो है अरशद महमूद, जिनको मुझे लगता है कि किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो बहुत ही हमारे मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र, एक्टर और सिंगर हैं। उनके बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स म्यूज़िक में भी और एक्टिंग में भी देखे हुए हैं। रिसेंटली हमने उनको मीम से मोहब्बत और आजकल हम परवरिश में देख रहे हैं। तो हमने उनको इनवाइट किया है, हम उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या हुआ, एक्टिंग में क्या हो रहा है, और जनरली लाइफ के बारे में कुछ कॉन्वर्सेशंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कुछ ज्यादा तारीफ कर दी आप। नहीं, मैंने तो बहुत कम की है क्योंकि मैं बड़ी कॉन्शियस हो रही थी। मैंने कहा मैं सही बात बोलूँ, गलत बात ना बोल दूँ, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह से इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस है, उसके मुकाबले में मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो ही है। तो मैंने कहा कुछ गलत बोलने से बेहतर है कम बोलो ताकि साइड से निकल जाओ आसानी से। तो जाने माने होता है, माने जाने? जाने माने। जाने माने, हाँ सही है। इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो, इसलिए मुझे पता है कि जाने माने होता है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही। भाई देखिए, ये आपको खुद ही पता ही होना चाहिए इन सब अल्फाज का। वो इसलिए कि जो इसको मुहावरा ही कहते हैं ना, मुहावरा वो होता है कि जो आमतौर पे लोग बोलते हैं, तो आपने जो सुना होगा आप वही बोलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ मेरा आपसे गुजारिश ये है कि जी मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अंग्रेज़ी एक बिज़नेस लैंग्वेज है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंग्रेज़ी ज़बान से मिलती है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि उर्दू में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। और उर्दू ज़बान में जो कुछ भी कहा गया है वो इसी एरिए में कहा गया है, और ये कोई इतनी पुरानी ज़बान भी नहीं है। यानी हमारे 2-3 पुश्तों से शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो फ़ारसी बोली जाती थी। तो उर्दू ज़बान मुकाबलतन बहुत नई है, और मज़ीद बात है कि ये डेवलप ही हमारे इलाके में हुई है। सही बात है। यानी इसी साउथ एशिया में डेवलप हुई है। तो जो हम बड़े शौक से बोलते हैं, तो क्यों हम इसके बारे में नहीं जानते? मैं ये भी नहीं कहता कि जी आप उर्दू में शायरी करने लगें या आप उर्दू में को बहुत बड़े मज़ामीन लिखने शुरू कर दें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो उर्दू में कहा गया है, क्योंकि अभी भी लोग आजकल भी शेर कह रहे हैं। बिल्कुल। ड्रामों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इस ज़बान में। तो कम अज़ कम अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है तो जो सुनने वाला है उसको समझ आ जाए, और सही तो उसको इतना जिंदा जरूर रखें कि आप उर्दू समझ सकें, मतलब उससे भागे नहीं। मुझे तो उर्दू बहुत पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू में जितना बात कर सकें हम करें, एक एफर्ट हमारी। नहीं, उर्दू ज़बान में बिल्कुल आप कोशिश ना करें
कि इसको उर्दू ज़बान में बात करें, क्योंकि उर्दू ज़बान की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ इस हॉल में, जी। तो अब हॉल तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, और मैं अगर ये कह दूँ कि ये हॉल एयर कंडीशनड है, तो उसमें ये और है जो है वो ही सिर्फ उर्दू का है। हॉल भी अंग्रेज़ी का है, एयर ये कंडीशन। बात सही कह रहे हैं आप वैसे। तो लिहाजा उर्दू में ये गुंजाइश है कि उसमें कोई भी लफ्ज़ बहुत आसानी से ज़म हो जाता है। वैसे कंप्यूटर है, उसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये कंप्यूटर ही बोले हम। हाँ, मैं ये एयरलाइन के जो लोग थे उनसे भी कहा करता था कि ये कहना ज़रूरी नहीं है कि हिफाज़ती बंद बांध लें। आप कहें भई सीट बेल्ट बांध लें, तो सीट बेल्ट बांध लें भी उर्दू ही है, सही बात है। मतलब अंग्रेज़ी नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि उर्दू ज़ुबान में ये खूबी है कि वो हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। मुझे अपने किसी ने बन कहा सकती कि है। जी जो हमारा कौमी तराना है वो तो फ़ारसी में है, उर्दू में तो नहीं है। अब उन साहब को मैं क्या बताता कि अगर उर्दू में से फ़ारसी निकाल दें, पीछे बचेगा क्या? यानी उर्दू तो वैसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस मैंने है ना। वही आपसे Yeah. कहा ना कि मसलन यानी तुर्की, अरबी और फ़ारसी, और जो यहाँ पे जो हमारी साउथ एशिया की जो मुख्तलिफ बोलियाँ थी, मतलब ब्रिज भाषा या खड़ी बोली है या राजस्थानी है, गुजराती है, इन तमाम के अल्फाज, पंजाबी है, इन तमाम के अल्फाज जो हैं उर्दू में आए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक और चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी जो आप अभी कैमरा ऑन होने से पहले बता रहे थे कि उर्दू ज़ुबान में जब हम शायरी कर रहे हैं और जो लॉजिकल भी है, लेकिन मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा तो मुझे भी हिट किया और हम भूल जाते हैं ये चीज़ें कि जो हमारी अपनी चीज़ होती है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारी ही, अब मुझे रिफ्लेक्शन की उर्दू नहीं आ रही है, हमारी पहचान होती है, हमारी पहचान होती है। तो हमारा जैसे वो अक्स हमारा है। अक्स रिफ्लेक्शन हमारा अक्स होता है, क्योंकि वो जो आपने सनलाइट और वो जो छाँव की बात की ना, मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा फिर बता दें, वो इतनी खूबसूरत बात थी। नहीं, मैं वो इसलिए कहता हूँ कि जो उर्दू में लिखा गया है ना, जी, वो हमारे बारे में है, बिल्कुल। क्योंकि वो यहाँ लिखा गया है, वो कहीं और नहीं लिखा गया। जी। वैसे आप विंटर्स टेल शेक्सपियर का प्ले है, तो विंटर तो बहुत ही खौफनाक सा मौसम होता है इंग्लैंड के एतबार से ना। जी। वो बहुत छोटा दिन होता है, लंबी हो जाती रातें, और हर वक्त ग्रे ग्रे होता है, कुछ डिप्रेसिंग होता है। बड़ा डिप्रेसिंग ये। अच्छा, हमारे यहाँ विंटर तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्प्रिंग। मतलब हम सब जो है वो ठंडे मौसम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारा जो इलाका है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो लिहाजा हमारे जो शायर हैं, जब वो किसी अपने बहुत ही फेवरेट शख्स की तारीफ़ करना चाहते हो या उनकी मदाह में कोई बात करना चाहते हो, तो वो फिर कैसे कहते हैं? जैसे हमारे दोस्त हैं मोहम्मद नासिर, बड़े मज़े के आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, और जिन्होंने आलमगीर का वो गाना भी लिखा था, ये शाम और तेरा मुझे नाम। आता था, मैं बोलने वाली थी। हाँ। तो ये मोहम्मद नासिर का लिखा हुआ है। तो उनका ये एक शेर हम्म, है कि रुके तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है। रुके तो चांद चले तो हवा जैसा रुके है। तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। अब इससे आपको एक बहुत या उस शख्स के बारे में पता चलता है यार कि वो ही इज़ लाइक एन अम्ब्रेला। सही बात है। तो वो कितना मज़ा आता होगा उसके पास, वो छाँव जैसा है, उसके पास बैठने का कितना मज़ा आता होगा। अच्छा, अब छाँव का जो लुत्फ़ है, वो तो हम ही ले सकते हैं। वो कनेडियंस या जो है अंग्रेज़ जो है, उसको छाँव तो वो नहीं चाहिए होती, उसको तो सनशाइन चाहिए, तो लिहाजा वो अपनी महबूबा को सनशाइन कहते हैं। तो हम सनशाइन कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम तो तपती हुई धूप को सोच के कुछ हो जाएगा हमें। एग्जैक्टली, मैं यही आपने बोला तो मुझे भी ये रियलाइजेशन हुई कि वाओ। बट सैडली बात ये कि हम लोग ज़्यादातर पीछे ही भाग रहे हैं अंग्रेज़ी के और अंग्रेज़ी जैसी चीज़ों के। नहीं, अंग्रेज़ी की देखें, आप शायरी पढ़ें या वो भी तो एक मुश्किल है ना कि जो अंग्रेज़ी दान है, उनको जो अंग्रेज़ी लिटरेचर से भी कोई नहीं है शगफ। ये बात भी सही है। तो इट्स जस्ट द लैंग्वेज, अंग्रेजी में बोलना। हाँ, तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ज़रूर अंग्रेज़ी में बात करें, अंग्रेज़ी में ख़त लिखें, सब हर काम अंग्रेज़ी में करें। लेकिन एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस है, डेटा बेस है उर्दू के अंदर। अच्छा, विच कंसर्न्स यू, जो आपकी हेरिटेज है, या मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हेरिटेज, मुझे विरसा कहना चाहिए था। तो ये नहीं, वो आपका सकाफ़ती विरसा है। तो इसलिए आपको बहुत वहाँ से बहुत मज़े की चीज़ें मिलेंगी, विच विल रिफाइन योर पर्सनैलिटी।
which will make you understand the problems faced by people who live in 50 degree Celsius heat. मैंने कभी उर्दू ज़ुबान के बारे में ऐसे नहीं सोचा था जो आपने आज इतना एक डिफरेंट नज़रिया बयान किया है. आई एम सो गुड, नॉट बैड नज़रिया बयान किया है. नहीं, बहुत अच्छा. अच्छा, तो अब आपके बारे में कुछ बात करते हैं. अब ये जो इंटरव्यू ना थोड़ा हिस्ट्री से होता हुआ चलेगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी बिकॉज एंड आई थिंक आप भी इंजॉय करेंगे सुनना. और नहीं पता इन नामों का तो जिन नामों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, सर्च देम एंड डू लिसन टू देम. सो EMI से स्टार्ट करते हैं. हाँ, करें. EMI को कैसे ज्वाइन किया आपने? भाई EMI पहले हम बता दें जिनको नहीं पता EMI क्या है. हाँ, EMI वैसे तो नाम उसका जो एक्रोनिम है वो है इलेक्ट्रिक म्यूजिकल इंडस्ट्रीज, और ये एक ग्लोबल कंपनी थी. और जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो वो 1976 में, तो उस वक्त मैं 26 साल का था. Okay. और उस वक्त काफ़ी मुश्किल हालात थे क्योंकि उससे पहले विनाइल रिकॉर्ड्स बिकते थे. और कौन से रिकॉर्ड्स बिकते थे? विनाइल, वो जो विनाइल, प्लास्टिक, गोल वाले. अब वापस आ रहे हैं वो. ठीक है. अब वो वाइनल भी कहते हैं लोग, विनाइल भी कहते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड बिकते थे. तो उसके बाद कैसेट्स आ गए. अच्छा, कैसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो थी या कैसेट की रिकॉर्डिंग जो थी वो इतनी आसान थी कि उससे पायरेसी बहुत हुई. तो ये पूरी दुनिया ही इससे इफ़ेक्ट हुई तकरीबन. और फिर जाहिर है कि वो कैसेट्स आए, फिर सीडीज़ आई, फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग शुरू हो गई. तो अब बिल्कुल ही उस जो म्यूज़िक पब्लिशिंग का काम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. और EMI वॉज अ म्यूज़िक पब्लिशिंग कंपनी. तो हम मुख्तलिफ आर्टिस्टों को रिकॉर्ड करते थे. तकरीबन पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो हमारे साथ ही साइन थे. और आई थिंक उनको लॉन्च भी मेजॉरिटी को EMI के थ्रू ही लॉन्च भी हुआ था. नहीं, मैं देखिए, अब मैं मतलब रोशन आरा बेगम या उस्ताद सलामत अली खान या मैडम नूर जहां को तो हम नहीं कह सकते कि हम अपने, नहीं, जैसे हम नाजिया सुहेब की बात करें नहीं, तो वो तो पहला उनका आपके साथ ही था. जी 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 जी. जो ज्यादातर लोगों को नाम फेमिलियर होंगे, मैं उनके नाम. हाँ, नहीं, मैं आलमगीर. हाँ, जी जी बिल्कुल. उनको तो नहीं, मैं उनसे पहले वाली उस पे नहीं जा रही. वो तो बहुत वो तो मतलब ये तो वो आप लेजेंड्स हैं. हाँ, हाँ. ओके, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो तो लेजेंड्स हैं जिनको. अच्छा, वो लेजेंड्स सारे EMI के साथ ही थे. हाँ थे, लेकिन उनको लॉन्च EMI ने नहीं किया. वो पहले से ही मतलब जाने जाते थे. EMI ने आई थिंक उनकी चीज को आगे बढ़ाया. लेकिन दूसरे जो नाम जो थोड़े हमारे जरा ज्यादा करीब है इस वक्त हिस्ट्री मतलब प्रेजेंट के, जैसे आलमगीर हैं, नाजिया सुहेब हैं, या अभी दो ही नाम याद आ रहे हैं, जुनैद जमशेद भी आई थी, राइट? तो इन सबको आप लोगों के साथ इन्वॉल्व थे या लॉन्च किया था? मैं जुनून, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन ही नहीं देना चाहती. यू लॉन्च, सो EMI लॉन्च्ड ऑल ऑफ देम. वाओ, ओके, ठीक है. चलें, आप कंटिन्यू करें. तो आपने वो कैसेट की पायरेसी और आप सारा बता रहे थे. वो बहुत मैं वो भी कहता हूँ म्यूज़िक पब्लिशिंग चेंज हो गई है अब. तो वो उस वक्त एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो म्यूज़िक पब्लिश करती थी. और हम बड़े प्रोएक्टिव थे. मतलब हम भागते थे पीछे, जो अच्छा गाने वाला होता था या जो अच्छा म्यूज़िक हमें नज़र आता था, तो हम ज़रूर उसको दावत देते थे. जिस तरह नाजिया सुहेब, जैसे अभी आपने नाम लिया, वाइटल साइंस थे, फिर जुनून, इन सब यंगस्टर्स के साथ मैंने काम EMI किया. ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी जब आपने उसको ज्वाइन किया? जी जी. बिकॉज EMI प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री में. मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी बिल्कुल. तो आपने किस पोजीशन पे ज्वाइन किया था? लाइक आपने नीचे से स्टार्ट किया या आप ऊपर किसी अच्छी जगह पे? नहीं, वो हुआ ये था कि उससे पहले मैंने 2-3 काम किए थे इनके लिए एज ए म्यूजिशियन. और फिर जो उस वक्त हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे सैयद मंसूर बुखारी, तो वो SMB के नाम से मशहूर थे. तो सैयद मंसूर बुखारी, तो उन्होंने मैंने ये एक फैज़ साहब की शायरी का लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बना था फैज़ साहब की 65th बर्थडे के लिए. 13 फरवरी 1976 को वो लॉन्च हुआ था. तो उसमें ऑडियो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, ऑडियो, राइट? हाँ, ऑडियो. हाँ, ठीक है. तो वो सबको बहुत पसंद आया. अभी तक वो जो किसी लिस्ट में वो है, जो प्लेलिस्ट जो है इस वक्त दुनिया की, उनमें कहीं ना कहीं वो फीचर्ड है. उसका काम जो है.
उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप आ जाएँ एंड ऑल्दो मेरा डेज़िग्नेशन तो ये था कि जी आई वाज़ मैनेजिंग सेल्स एज़ वेल एज़ आर्टिस्ट एंड रेpertoire, एक A&R जिसको कहते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में आई वाज़ हायर्ड बाय सैयद मंसूर बुखारी एज़ अ टैलेंट हंटर ओके। कि बताओ क्या चीज़ हम करें, क्या चीज़ हम्म, ना करें। क्या ढूंढें और किसको पकड़ें हाँ, और किसको फीचर करें। ओके। तो वो फिर मैंने किया एंड आई थिंक आई वाज़ वेरी लकी टू हैव वर्कड विद नाज़िया एंड आई वाइटल नो। साइंस बिकॉज़ दे वर रियली नहीं, उसके वेरी अलावा गुड। भी नाम है। नयरा नूर आई नय्यर वर्क नूर, विद टीना आई सानी। नयरा तो मेरी दोस्त थी वो बचपन की, मतलब हम टेलीविज़न पे प्रोफ़ेशनली काम करने से पहले से नयरा से दोस्ती थी। ओके, ठीक है। और उनके जो मियाँ थे शहरयार, उनसे भी दोस्ती थी पहले। मतलब बाद में फिर हमें चांस मिला कि प्रोफ़ेशनली भी हम काम इकट्ठे कर। थे। क्योंकि 3 जो एक प्रोग्राम चलता था 1972 में अक्कड़ बक्कड़ बच्चों के लिए, ठीक है। 2 बड़े लोगों का और एक मेरा, मैं हम्म, अपने आप को बड़ा नहीं समझता। 2 बहुत बड़े लोग उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। एक तो फारूक कैसर ओके, जो अंकल सरगम थे जी। और एक नयरा, ओके, ठीक है। तो आप तीनों का आगाज़ वहाँ से हुआ। वहाँ से जनवरी 1972। 1972 अक्कड़ बक्कड़ से। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ईएमआई के साथ आप कितने अरसे थे? मैं 76 से 93 तक, तो बट वाओ, 17 इयर्स। दैट्स अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह। ये काम मुश्किल है, हाँ, मतलब बहुत बहुत दिल बहुत लगा के करना होता है। बिल्कुल। और मतलब उसकी मतलब कंसिस्टेंसी से भी आप कर रहे होंगे ना, हम्म। तसलसल से भी कर रहे होंगे कि आप इधर इतने 17 साल आप वहाँ पे रहे भी। फिर क्या हुआ, ईएमआई का डाउनफॉल क्यों हुआ? वो क्योंकि यही, म्यूजिक इंडस्ट्री क्यों उसके बाद ही जाना शुरू, जब से रिकॉर्ड कंपनीज गई आई फील, हाँ तभी से पाकिस्तान में म्यूजिक का डिक्लाइन शुरू हुआ। हाँ जी। इसलिए मैं ईएमआई की बात कर रही थी और मैं ईएमआई के बारे में मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, क्योंकि क्यूरोसिटी हमेशा ये होती है कि एक ज़माने में जब हम इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे तो बीच में, अभी दोबारा बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ है, लेकिन बीच में कहीं हम गायब हो गए थे। और वो म्यूज़िक क्यों नीचे चला गया? रिकॉर्ड कंपनीज क्यों चली गई? पायरेसी नहीं सर्वाइव कर सकी? पॉलिसीज नहीं थी? नहीं क्या नहीं, हुआ? पॉलिसीज तो बहुत अच्छी थी, पायरेसी वाज द मेन रीजन। ओह, ओके। मतलब पायरेसी ने इतना हिट किया ना कि इतना हिट किया कि वो तो आप लोग कुछ नहीं कर सके थे? गवर्नमेंट ने कोई जी हेल्प नहीं की? एक्चुअली ये एक सिविल मैटर ही है, किसी के इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट जो है, तो इसका रिड्रेस जो है या इसका फौरी तौर पे, अगर वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ट्रू। तो वो कुछ होता नहीं है अभी भी। मतलब जितने भी मसाइल होते हैं इस तरह के, मैं तो लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि भी मिल बैठ के कुछ कर लें रादर देन गोइंग टू कोर्ट। मतलब सो यू फील कि अगर उस वक्त बात करके जो पायरेसी में ज़्यादा मेजर फैक्ट प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, बात की जा सकती तो शायद हम बचत कर सकते। नहीं, फिर भी नहीं। नहीं, क्योंकि देखिए जो इट वाज कमर्शियली ड्रिवन कि एनीवन हु पायरेट्स अ कैसेट, तो वो एक हमारा ईएमआई का कैसेट खरीदता था, उससे आगे आई नो। कॉपीज बनाता था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि कैसेट वाज अ मियर पैकेजिंग मटेरियल, जो प्रोडक्ट था वो गाना था। अच्छा, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत पैसे लगते थे। अच्छा, जो पायरेट का एक्सपेंडिचर नहीं था, तो आपका था। तो अब जब वो कॉपी, तो उसके लिए बहुत आसान था हमें अंडर प्राइस करना। अच्छा, अब जो सुन रहा है वो तो गाना सुन रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये ईएमआई का है या ओरिजिनल है या क्या है। अच्छा, अभी भी जो है मतलब सॉफ्टवेयर, हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं लेते। मुझे ये भी पता है कि जी जो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी कोई इतने नेक लोग नहीं है, वो बहुत महंगा, मतलब उनकी जो कॉस्ट है उनके। बट देखिए, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक चीज़ विच इज़ पायरेसी, उसने एक इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट किया। और मतलब एक वो कंपनी थी, उससे कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, कितना टैलेंट आगे जा सकता था, कितनी, बट वो सब कुछ रुक नहीं गया। उसका जो एक्चुअली म्यूजिक तो अभी भी हो रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं सुनता भी रहता हूँ और मैं, लेकिन जो फ़ायदा था वहाँ पे द कंपनी कुड अफोर्ड टू, हमारे पास ऐसे लोग थे, काबिल लोग थे कि जो जिनके पास एडिटोरियल राइट था। मतलब किसी ने कोई बुरा गाना बनाया, वो कहते नहीं यार ये नहीं हम करेंगे। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस हाँ, था। जिस तरह अखबार में, अगर आप जब ये खबरें जाती हैं अखबार के दफ्तर में, तो वहाँ पे हर सफ़े का एक एडिटर होता है। वो जिस सफ़े पे वो छपनी होती है, सिटी पेज है, सिटी की खबर है, तो वो
एडिटर के पास जाती है, वो पढ़ता है, उसको देखता है कि यार ये इसमें कितनी सच्चाई है। फिर अगर उसको कुछ लगे कि बात है, वो रिपोर्टर को फ़ोन करता है, यार ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? कंफर्म करता है। तो कुछ अगर वो चाहे, अब आप उसने 200 सफ़े की रिपोर्ट है तो वो एडिटर कभी उसमें से 60 लफ्ज़ छापता निकाल भी है। सकता है, हाँ, छापता है, ठीक तो है। एक एडिटोरियल सुपरविजन होती थी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिशिंग कंपनीज़ की, जिससे स्टैंडर्ड ऊपर जाता था कि यार ये गाना नहीं अच्छा बनाया आपने, एक और बनाए। ट्राई करते रहे। हाँ, इंडिया में अभी तक है? वहाँ भी क्योंकि वहाँ तो मैं ऐसी बातें सुन रही होती वहाँ हूँ। पे क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ पे अब ऐसे लोग हैं जो कि मतलब सिर्फ फिल्म है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास इतना तजुर्बा है कि वो जो एडिटर है, जितना भी नया स्टफ उनके पास आता है वो उसमें से चुनते हैं कि यार ये सही है, ये नहीं सही है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि जो लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने ही पैसे से कर रहे हैं, सही बात है। तो वो हर किसी को अपना, अब हमारे केस में ये था कि जी कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें पैसे मैं लगा रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई तुम्हें पैसे दूंगा तो ये काम ठीक कर दो। वो चेक एंड बैलेंस नहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है, अच्छा ये इस बताएं। वजह से थोड़ा सा आपको फील होता है, लेकिन वो भी सही इस तरह होता है कि जो अच्छा गाना होता है वो ज़रूर मशहूर होता है, जो नहीं अच्छा होता वो नहीं मशहूर होता। 17 साल जो आपके EMI पे थे, उसमें से कोई 2-3 मेजर इवेंट या 2-3 मेजर अचीवमेंट जो आपको लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, या आपको खुद भी बड़ी एक फ़ख्र महसूस होता है उनके ऊपर, वो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, मेरी पहली असाइनमेंट आई थिंक वाज़, जहाँ से मैं फिर ख़राब हो गया, मैं किसी काम का ही नहीं रहा। क्यों? वो ये हुआ कि अभी पहली असाइनमेंट के बाद ही? पहली असाइनमेंट ये थी कि उस वक़्त फैज़ साहब ने, हमारे जो MD थे मंसूर बुखारी साहब, उनसे ये कहा था कि जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेडिशन है, क्योंकि ये सारा ओरल ट्रेडिशन है, लिखा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि हम जितने भी इस वक़्त बड़े-बड़े उस्ताद हैं, क्लासिकल गाने वाले, ठीक है, उस टाइम पे हाँ, सही है। तो उन सब की रिकॉर्डिंग करें। ओके। देन 30 लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स वर मेड। लॉन्ग प्ले, नॉट लॉन्ग म्यूजिक। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, उसमें म्यूजिक ही था। म्यूजिक ही था। हाँ, ओके मतलब वो रिकॉर्ड को ओके लॉन्ग, अब मुझे समझ आई। LPs जिसको कहते ओके हैं, लॉन्ग प्ले, ठीक है सही, सॉरी LPs, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब एल्बम कह लें। हम्म, 30 एल्बम्स वर मेड। तो जिसमें नाम आप मेंशन करेंगे? जी, रोशन आरा बेगम, उस्ताद मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अमराव बंदो खान, उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, मतलब जो भी उस सब उस वक्त वक्त थे। जिंदा थे उन सब ने उसमें गाया। और इन ऑल 99 राग्स, डिफरेंट राग्स वर रिकॉर्डेड। ये अवेलेबल है कहीं? जी, कहाँ पे? वो मेरे ख्याल में तो है ये अच्छा, EMI, तो हम इसको सर्च करें तो कैसे सर्च करें? मेरे ख्याल EMI का जो यूट्यूब चैनल है उस पे होंगे। हाँ, वो स्ट्रीमिंग पे उन्होंने शायद ये डाला हुआ है। ठीक है, अ, दिस इज लाइक गोल्ड। मेरे पास वो जो CDs बनी थी वो मेरे पास है, हम्म, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक CD कैडी जो है वो बचा के रखी हुई है, विच इज़ कैन बी हुक्ड थ्रू सी पोर्ट। वो फिर आप सुनते हैं तो वो फिर सो दैट CD वो उस पे नहीं, ड्राइव पे नहीं कन्वर्ट हो सकती? हो सकती है। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वो आगे चलती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप EMI से स्ट्रीम करेंगे तो वो जिन्होंने उसमें गाया हुआ है उनको भी कुछ पैसे मिलेंगे। ऑफ कोर्स नहीं मैं तो आपके लिए कह रही थी, वो डेफिनेटली हम सब तो EMI के थ्रू ही जाएंगे इंशाल्लाह, चेक करेंगे। ओके सो दिस इज वन इवेंट, ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर एक बहुत उस वक्त ये हो रहा था कि हमारी जो सेल थी वो ख़ास तौर पे ऐसी जो यंगस्टर्स की जो सेल थी वो कुछ डाउन हो रही थी, तो उसकी वजह ये थी कि फिल्में ज़्यादा पंजाबी की बनने लगी थी। वो जो रोमांटिक फिल्में बन रही थी पहले, जिसमें अकेले ना जाना था या मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, इस तरह के गाने बनने बंद हो गए थे। तो और जो टीनेजर था वो थोड़ा सा एलिनेट हो गया था हमारा, तो उस पे फिर मेरा ये आइडिया था, मैंने अपने MD से कहा, मैंने कहा जी हम खुद क्यों नहीं इस तरह के गाने जिसके साथ जो कि टीनेजर के साथ रेजोनेट करे। तो द फर्स्ट एल्बम आई डिड वाज विद आलमगीर,
ओके, फिर आई डिड वन एल्बम विद शेकी, ठीक है। और देन सीरीज अच्छा सॉरी सॉरी, रुकिए, आलमगीर की कौन सी वाली एल्बम थी? उसमें कौन से उसमें गाने थे? 2-3 बता दें। मुझे अब याद इस तरह नहीं है। हाँ, आलमगीर हिमसेल्फ उसका नाम था। उससे पहले उसके टीवी के जो गाने थे गाने थे वो आ रहे उनकी थे। एक हाँ, एल्बम थी। हाँ, तो ये सारे नए गाने हुँ, उसने बनाए थे। ओके, और इसी तरह ही नए गाने जो हैं बनाए थे शेकी साहब ने, शेकी ने। ओके, और फिर आई मेट नाज़िया ज़ुहैब, ओके, और फिर वो भी हुँ। उनका भी हुआ, लेकिन फिर क्योंकि उनका वो इस वाला था एल्बम से पहले एक गाना उनका जो था वो एक फ़िल्म में रिलीज़ हो गया था, आप जैसा कोई। जी, तो फिर इंडियन कंपनी भी उसमें शामिल हो गई कि जी हम हुँ। भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो फिर ऑल दी सॉन्ग आर रिकॉर्डेड इन इंग्लैंड। जो उनकी एल्बम के गाने हाँ, थे? डिस्को दीवाने जो था, हाँ, वो एक्चुअली बेसिकली यहीं बने थे। वो हुए रिकॉर्ड बाहर ही थे। वो मेरी धुन है, ओके, मेरे महबूब सुन। या एग्ज़ैक्टली, मुझे शायर का नाम नहीं आ रहा, उस वक़्त मैंने पढ़ा वो था। वो सहबा अख्तर। सहबा अख्तर, यस। चलिए हमें कोई इंटरेस्टिंग बात बता दें टीना सानी के बारे में, नाहिद अख्तर साहिबा के बारे में, नैयरा नूर, और ये जो सारे इतने माशाल्लाह से हमारे प्रोमिनेंट नाम हैं उनके बारे में कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया या किस्सा या कोई भी बात बता ये सकते हैं? सारे बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे। हुँ, मतलब नैरा के बारे में तो ये है कि मैं बहाने ढूँढता था और हुँ, जल्दी-जल्दी गाने बनाता था कि मैं फिर उसके पास जाऊँगा और उसके घर जाके खाना खाऊँगा। बिकॉज़ शी वाज़ सच अ ग्रेट कुक। रियली? क्या सबसे अच्छा बनाती थी? कुछ जो आप कहें, वाओ! जितने हमारी देसी हाँ, डिशेज़ थी, लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने जैसा चिकन हुँ, जो है मसाले वाला जो है बनता है, या जिसको चिकन कढ़ाई आप कहें हुँ, आजकल के उस तरह में, वो इतना अच्छा बनाती थी कि हम हुँ, उँगलियाँ चाटते रह जाते थे। माशाल्लाह, ओके। और फिर ये कि शी वाज़ सच अ ग्रेट फ्रेंड एंड हुँ, हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हुँ, और बहुत ही मज़े की वो हमारी दोस्त थी। ठीक है। और मैंने बहुत काम भी उसके साथ किया। हुँ, टीना जो है वो बहुत वो भी अच्छी, बहुत फ्रेंडली, बहुत म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाली। बिल्कुल। और काफ़ी मैंने उनको तंग भी किया, बट शी डिडंट सॉर्ट ऑफ हुँ, बज। मतलब उसने अगर मैंने कहा कि नहीं ये सही नहीं, तो अगर उसको वो 10 दफ़ा भी गाना पड़ता था तो कभी उसका ये नहीं होता था कि वो ये कहे कि क्या मुसीबत है। ओह! मतलब वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हाँ, करती है बार-बार। सो दिस इज़ अ बिग क्वालिटी। बोल के लब आज़ाद है जी, तेरे। वो ये उन्होंने जी, दिस आपके साथ ही किया था वो? हाँ जी, ओके, दिस बस माय इतना खूबसूरत है वो। हाँ, वो भी है। और फिर ये कि ये बहुत पसंद भी आया और लोगों को। इवन इन इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की हुँ, जब रैली होती है तो तो वो ये यूज़ ये करते हैं? यही गाना ओह! गा रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। आई थिंक इट वाज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा आल्सो ना जिसमें ये आया था, जिस पे इसके इसका ओएसटी आहट, यूज़ जी, किया। जी। मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ हाँ, रहा है। मेरे ख़्याल में या आहट था ड्रामे या का नाम शायद। अच्छा, और उसके अलावा या ताहिरा सैयद? ताहिरा सईद के साथ भी मैं बहुत काम किया और हुँ, बहुत हमारी अभी भी दोस्ती है, हुँ। बहुत। और मैं जितने गाने बनाता हूँ सबसे पहले उसको भेजता हूँ, अच्छा, अभी भी? अभी भी। अरे वाह! ओके, तो और उसके मुझे इंतज़ार होता है कि ताहिरा कोई फीडबैक कमेंट करे, देंगी, कोई हाँ, फीडबैक देंगी। हाँ। तो बड़ी दोस्ती है, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत ही मेरी अच्छी कॉम्पोजिशन गाई थी। वो टेलीविज़न प्ले था तानसेन, हुँ, तो उसमें बिल्कुल वो यानी राग दुर्गा में एक हुँ, गीत था कि कैसा गीत सुनाऊँ साजन, हुँ, कौन सी तान लगाऊँ, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया था। ओके, और काफ़ी उसका भी मतलब उसकी रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी यानी लुत्फ़ हुँ, आया। ओके, और फिर महनाज़, हुँ, उनके साथ भी बहुत काम किए। फिर ये हमारे इसमें आप ज़रूर सुनिएगा, इसी चैनल पे वो है, बिकॉज़ टू एक्सप्रेस आवर हुँ, एम्पैथी विद द पीपल ऑफ गाज़ा। हुँ, तो एक इफ्तिखार आरिफ की नज़्म थी कि अभी कुछ दिन लगेंगे, ओके, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंज़र भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। हुँ, तो वो एक प्ले था, पड़ोसी उसका वो ओएसटी था, तो उसको ओके, हमने उस कॉन्टेक्स्ट से पेश किया। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ऑन दिस चैनल। ओके, अभी कुछ दिन लगेंगे, वो आप सुने, सुनूँगी मैं इंशाल्लाह, महनाज का। ओके। तो जुनैद जमशेद को आप इतना डाँटते क्यों थे? वो डांट खाता था, मतलब मैं नहीं डांटता था। मैंने तो यही सुना है।
हाँ मैं सबको ही डांटता था। अच्छा, हाँ सबको ही मैं डांटता। नहीं इमेजिन कर सकती आपको डांट कि आप किसी को डांटते होंगे। नहीं तो मुझे ये तो आप बहुत ही धीमे आप ये आराम से खदीजा बैठी है इनसे डांट पूछ लें। पट्टी बहुत ज्यादा जोर की, हाँ। अच्छा, मेरी फिर कैलकुलेशन गलत थी, मुझे लग रहा था आप नहीं डांटने वाले। नहीं तो ये किस बात पे आप बार बार मुझे लगता है मैं सही तरीके से डांटता नहीं, क्योंकि उनमें से फिर जाता नहीं है कोई, वहीं बैठे रहते हैं। तो आप चाहते हैं आप डांटे के लोग चले जाएं? चले जाएं। अच्छा, आपको लगता है आप सही तरह नहीं डांटते। तो जुनैद जमशेद से क्या गुफ्तगू होती थी? भाई जुनैद से तो बहुत मज़े की बातें होती थी और बहुत हम इंजॉय करते थे। और मज़े की बात है कि जब वो गाना छोड़ गया और उन्होंने ज़्यादा रिलीजियस नाते वगैरह गानी शुरू करी थी, उसके बाद भी हमारी मुलाकात होती थी और उसमें वही लुत्फ़ हमारी गुफ्तगू में होता था जो पहले होता था। हाल ही का एक शेर है जो मैं समझता हूँ कि जुनैद के लिए बिल्कुल मैं आपको सुना सकता हूँ। वो ये है कि होती नहीं कबूल, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो ज़बां में असर कहाँ। सही बात है। ये समझ आ गया मुझे। You don't need to explain. वो अच्छा, उर्दू बहुत मुश्किल अच्छा, थी, okay. शायरी समझ आ जाती है, वो अल्फाज बहुत मुश्किल थे। नहीं दो चार ही लफ्ज़ मुश्किल होते हैं, वो आप सीख ये लें। वाला हाँ, अच्छा नहीं आप हमें जब कभी इस तरह फ़ारसी की कोई लफ्ज़ हमें देखना होता था तो हम तो हमारे घर में फ़ारसी की लुग़त नहीं थी, तो हमें तो वो कॉलेज की लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके देखते थे। वो घरों पे थोड़ी होती थी फ़ारसी सही या बात अरबी है, की या। लुग़त। अच्छा अब आप अब तो हम गूगल कर सकते हैं गूगल या करें तो चैट आपको हर जीपीटी चीज़ जिंदाबाद, yes। मतलब एक बटन बिल्कुल, दबाने सही से बात है। आपको सारा हाँ। मतलब पता है। जब फिर भी ना आपकी उर्दू मेरे से अच्छी हो तो आप बताएं, मतलब मैंने तो बड़ी मेहनत की, मतलब हम जब बस में बैठ के जाते एक लफ्ज़ होता था, वो आया मैंने कहा यार अब इसका मतलब जब तक पता नहीं चलेगा तो क्या होगा। फिर हम बस में बैठते थे, फिर हम कॉलेज जाते थे, उसकी लाइब्रेरी में उसकी मिन्नत करते थे कि ये हमें थोड़ी देर ये बैठने दो। अच्छा फिर वो किताब खोलते थे, फिर लफ्ज़ ढूंढते थे। अच्छा आपके पास तो एक मशीन बिल्कुल, है। ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट आपको दे देता है और उसके एक नहीं काफी मीनिंग्स दे हाँ। देता है। अच्छा, फैज साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? भाई फैज साहब से मुलाकात बहुत वो होनी ही थी, क्योंकि हमारे जो मेरे जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे शुएब हाशमी साहब, वो फैज साहब के दामाद थे। ओके। यानी फैज साहब की जो बड़ी बेटी है सलीमा हाशमी, उनके वो शौहर थे, वो हमारे उस्ताद थे। ठीक है। और वही वीनस ऑफ द प्रोग्राम थे। ये जो अक्कड़ बक्कड़ हम करते थे, सही है। तो हम उनके घर ही बैठ के सब काम करते थे, गाने सही वहीं है। बनते थे, रिहर्सलें वहीं होती थी। तो वहाँ फैज साहब भी आते थे और उनको ये पता भी चल गया था कि वो मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो आई हैव इसमें सिर्फ फैज साहब की ही कोई है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी थी कि ही वुड सॉर्ट ऑफ यू नो टेक सम इंटरेस्ट इन मी। तो हम वो फिर एक तरह से वो खुद ही स्पेस देते थे। हम बहुत छोटे थे, 21-22 साल उम्र थी, तो हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। तो उनका रवैया जो था हमारे साथ वो बहुत शफ़क़त वाला रवैया था और इंसान बहुत अच्छे थे। मैं लोगों से कहता हूँ कि एक तो बहुत बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो बड़े शायर ना भी होते तो वो फिर भी बहुत बड़े इंसान। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। फिर जो ये लॉन्ग प्ले बना था नैरा सिंग्स फैज़, एक जो 1976 में मैंने आपको बताया कि रिलीज़ हुआ, EMI ने किया था, तो वो भी फैज़ साहब के ही मशवरे से हुआ था, क्योंकि वो जो कंपनी वाले ये चाहते थे कि वो एक LP रिलीज़ करें, लेकिन वो जब लिस्ट देखी जो चीज़ें उन्होंने उसमें शामिल की थी, तो फैज़ साहब ने खुद ही कहा ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों ने पहले सुनी हुई हैं, तो इनको आप दोबारा से करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो एक लड़का है वो धुनें बनाता है, उससे कोई नया काम कराएं। आप थे वो? हाँ। वाह, क्या बात है। रिकमेंडेड बाय फैज साहब। हाँ, तो मैं एंडोर्स्ड बाय हिम, सो आई फील रियली ऑनर्ड। नहीं तो तो मतलब मेरा म्यूजिक किसी को पसंद आए या ना आए, उनको आ रहा था। लेकिन उनको आता था, मेरे लिए ये ही काफ़ी है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी क्यूरियोसिटी है कि जब आप
एक ऐसी शख्सियत के साथ या उनका काम कर रहे हो या उनकी लिखी हुई किसी चीज़ को कंपोज करो, तो प्रेशर होता था? आप ओवरवेल्म होते थे या क्या प्रोसेस होता था? होना चाहिए बिकॉज था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी कि वो मैं नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन मैं उस उम्र में इतना बेवकूफ़ था, तो वो कहते हैं ना कि आई रियली लव दैट। सॉरी, मैं अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आई डोंट थिंक आप बेवकूफ़ होंगे। फैज़ साहब आपको रेकमेंड करें, उनकी कंपनी में आप साथ बैठे हो, नहीं, आप कह नहीं, मैं रहे आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हाँ। जिससे आपको मेरी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा होगा। तो जितना आप बेवकूफ़ होता है उतना निडर हो जाते हैं आप। ये तो है। तो फिर आप तो ये उस ज़माने में इट वर्क्ड फॉर मी। तो मैं बड़ा बेवकूफ़ था। वो उन्होंने पूछा भी कि भई वो लोग आए थे, तुमने कुछ काम वाम शुरू किया? मैं कहा जी शुरू कर दिया। तो क्या तुमने बनाया? मैंने कहा वो नज़्म थी आज बाज़ार में, हाँ, हाँ, वो आज बाज़ार में पापा जौरे चलो, वो बनाई है तुमने? तो मैंने कहा सर वो आज बाज़ार में तक की बना ली है, पा बजौला का मतलब नहीं आता। कहते भाई तुम बड़े जाहिल आदमी हो, मतलब वही पैरों में जंजीरें वगैरह पहन, अच्छा मतलब ही वाज सो क्यूट कि वो अपनी शायरी मुझे सुना के फिर खुद ही खुद समझाते एक्सप्लेन थे। कर रहे थे। तो हम भी ऐसे ही उर्दू सीखे हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ तो कोई इसमें ऐसा नहीं, अचंभे की कोई बात भी नहीं। नहीं, कोई भी नहीं। तो और ये बेशुमार ऐसी बातें हैं कि उनकी जो अम, कभी तुम्हें फारसी नहीं आती तो तुम कैसे समझोगे इकबाल को, तो मतलब ये उनके जुमले थे। एक इस तरह के इंसान जिनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो अपनी ही फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम हो, इस तरह के एक इंसान के साथ टाइम गुजारने से आपकी शख्सियत पे क्या चेंज आता है? ये क्यों आप रेकमेंड करेंगे आज की नई जनरेशन को भी कि अगर आपको कोई मिलता है ऐसा, तो ज़रूर उसके साथ टाइम गुजारिए? हाँ, नहीं, एक तो ये कि वाक़ई आप सही कह रही हैं कि मुझे अब कभी-कभी दुःख भी होता है कि मुझे ये बिल्कुल इजाज़त थी कि मैं फैज़ साहब के घर बगैर इत्तला के किसी वक़्त भी जा सकता था। व्हाट अ प्रिविलेज। और कभी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि भई ये तुम क्यों आए हो? कैसे आए हो? क्या बात है? अभी जाओ। कभी ऐसे नहीं कहा। तो मैं जब भी चला जाता था। और अब मुझे ये रह के दुःख होता है कि जिस दिन मैं नहीं जाता था या मैं फ़िल्म देखने चला गया हूँ, किसी दोस्तों के साथ चला गया हूँ, तो वो भी दिन वहाँ चला जाता तो कुछ और बेहतर इंसान बन जाता। क्योंकि जो एक इंसानी रवैया मतलब जिस तरह फैसल की एक बात है बहुत जो मैंने पल्ले से बाँधी हुई है कि एक दफ़ा मैंने कहा जी वो फ़लाँ साहब आए थे, आपसे मिले, आपकी मुलाकात हो गई? कहते हैं भाई हम उनसे मिल लिए और हमने बात उनकी सुन ली है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे हम कर देंगे। तो मैंने कहा ये आप हम क्यों अपने आप को कहते हैं? आप कहें मैं उससे मिला था आपने और वो कह दिया उनको ये? जी, आप अपने आप को आप अपने आप को प्लूरल में क्यों वो करते हैं? तो कहते हैं भाई अरशद महमूद, मैं कहने में हमें एक खुद पसंदी का पहलू नज़र आता है। तो हमें अपनी यानी खुद को अपनी तारीफ़ करना करते हुए, बड़ी बोर हरकत होती है। हाँ। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें उनके साथ बैठ के पता आप पिक करते थे, आपके अंदर जी, एब्ज़ॉर्ब हो रही थी, आपको जी। सबको भी उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था। मैं नहीं अपने आप को हम कहता, लेकिन वो तो ज़रूरी बहुत तो इस नहीं कि एग्ज़ैक्ट इम्प्रिंट हो, कहीं न कहीं हाँ, वो नहीं, नहीं, चीज़ रह मैंने जाती उसके है। बारे में एक इसमें है ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी कि मतलब मेरी फैज़ साहब के साथ जो एक ख़ास तरह की दोस्ती थी, बल्कि उनकी बेगम जो एलिस फैज़ वो भी कहा करती थी, कहती आई कांट इवन इमेजिन फैज़ बीइंग फॉन्ड ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ यू। ओके। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ अब ये मुझसे आप पूछे। तो वो और बहुत इस तरह की बात, एक दफ़ा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया है अंग्रेज़ी लिटरेचर में? कहते हैं हाँ भाई। तो मैंने कहा जी जब आप एमए करते हैं तो इसको कहते हैं ना 16 जमात आपने पास कर ली है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा जी मैंने भी वहाँ से एमए किया है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये आपकी और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक ही है। तो कहते फिर? तो मैंने कहा ये आप फैज़ साहब हैं, मैं कुछ भी नहीं, ये ज़्यादती नहीं। कहते नहीं नहीं भाई तुम में और हम में फ़र्क है। मैंने कहा क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, नाक कान मुँह आपके भी हैं मेरे भी हैं। कहते नहीं नहीं हम वो बात नहीं कर रहे, हम किसी और फ़र्क की बात कर रहे हैं। मैं ये आप किस फ़र्क की बात कर रहे हैं? तो कहते हैं भाई हमारे उस्ताद पितरस बुखारी थे, तुम्हारे शुएब हाशमी हैं। तो
तो अच्छा तो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर कितनी हाँ, बहुत बहुत अच्छी बहुत थी। अरे ज़बरदस्त। माशाल्लाह। तो ये और तो उसके बाद ये बात पता चली शोएब हाशमी साहब को, तो उन्होंने अलहदा मुझे गालियाँ बकी। उन्होंने कहा भाई तुम मेरे ससुर के आगे मुझे ज़लील करवाते, वो भी खफा हो गए। अच्छा फैज़ साहब खफा नहीं हुए, क्योंकि वो कहते थे देखो इख्तलाफ करना जो है वो ज़िंदगी की निशानी है। उनके जवाब से पता चल रहा कि है कि इख्तलाफ जो है वो तो आप करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन इख्तलाफ इतनी खुश दिली से किया जाए कि, क्योंकि खुश दिली बहुत ज़रूरी है इख्तलाफ में ना। इख्तलाफ करने पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसमें अपनी गुस्सा आ जाना, इनटॉलरेंट होना, कहते हैं ये कोई दानिशमंदी नहीं। तो हम थोड़ा सा आपका ना पीछे का जर्नी भी कैप्चर कर लेते थोड़ा सा जल्दी से, ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे, गिटार बजा रहे थे, और आपको फिर साहब ने आपको देखा, उन्होंने कहा भाई कब तक ऐसे फिरते रहोगे, चलो काम करो। वहाँ से वो आपको अक्कड़ पकड़ पे ले गए, और वहीं से फिर आपका ये सफर बस स्टार्ट हुआ। फिर देखिए ना, बड़ा वो लॉजिकल है उसके बाद, क्योंकि वो वीकली प्रोग्राम था, तो मुझे हर हफ्ते 2 या 3 नई तर्जें बनानी होती। तो उससे पहले आप बनना क्या चाहते थे? म्यूजिशियन ही बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं थी क्लैरिटी, लाइक मोस्ट ऑफ द यंग पीपल हु हैव नो क्लैरिटी कि जी उन्होंने क्या बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुछ नहीं पता था मैंने क्या बनना है, और मैंने आई डिड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस बिकॉज मेरी अम्मी का ख्याल था कि मुझे वो CSS का इम्तिहान दे के कोई अफसर लगना है, लेकिन जो मैंने कभी नहीं दिया। ओके, ठीक है। और फिर वहाँ से आप फिर ड्रामों में, और फिर म्यूजिक प्रोडक्शन। हाँ, ड्रामों में ज़्यादा मैंने जो काम किया है वो कराची ज़्यादा नहीं है, आने के थोड़े बाद। से ही है। हाँ, बहुत कम है। हाँ। लेकिन ड्रामों में काम जो मैंने किया वो कराची में ज़्यादा किया। लाहौर में वो कराची से हुआ। कराची से ही, हाँ। उसके बारे में कुछ, अब इतना मशहूर ड्रामा, थोड़ी सी तो हम बात करेंगे ना उसके ऊपर। हाउ वाज दैट, वो कैसे आया, रोल कैसा था, उसका पूरा एक्सपीरियंस, कोई किस्सा उससे रिलेटेड? एक्चुअली ये जितने भी इसमें लोग थे, जिसमें सलीम नासिर है और अनवर मकसूद और दुर्दाना, ये हम वैसे ही हम बड़े दोस्त थे एक दूसरे के। और अनवर हमेशा से कोई नेगेटिव रोल एक पंजाबी को दिखाना चाहते थे, और वो मुझे कहते भी रहते थे कि तुम पंजाबी ऐसे ही होते हो। और हालांकि हम वैसे नहीं होते, हम अच्छे भी होते हैं लेकिन हमें ज़्यादातर जो है वो, जैसे जावेद अख्तर है, उन्होंने अभी मुझे लिखा है कि ये, और मौसीकी के जो स्पेलिंग है इसके ऊपर, अच्छा, उन्होंने लिखा है कि बस कुछ ना कुछ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन पंजाबी होने के नाते कहीं ना कहीं ज़रूर गड़बड़ कर जाते हैं। तो स्पेलिंग हाँ, तो मैंने कहा फोनेटिक्स की बात नहीं है, ब्रांड नेम है तो खैर नहीं, हाँ वो ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमारी आपस में बहुत दोस्ती थी। तो मैं वो एक जब 50-50 बंद हुआ था, तो उस पर जो PTV मैनेजमेंट के लोग थे वो पूछते थे अनवर से कि भाई आपने 50-50 बंद कर दिया तो फिर हंसी का क्या होगा। तो मैं अनवर से ही कहता रहता था कि हाँ भाई अनवर मकसूद, फिर हंसी का क्या होगा। तो वो बस उसने उसी कैरेक्टर को फिर लिखा। चौधरी का बड़ा भयानक उसकी मूंछें थी, और वो बट वो बड़ा ही इनोसेंट सा, बड़ा, तो लोगों को बड़ा वो पसंद भी आया। फिर सलीम नासिर के साथ बहुत लुत्फ़ आता था काम करके, बुशरा के साथ बहुत काम करके मज़ा आता था, शकील भी। और फिर बड़े बड़े जो थे, मतलब मोइन अख्तर हुए या काजी वाजिद हुए, ये सब उसमें मेहमानों के तौर पे आते रहे, तो बड़ा लुत्फ़, कॉन्सेप्ट भी बड़ा डिफरेंट सा था, वो वही ना। और मज़े बात है कि ऑफ स्टेज हम, लाइक फॉर इंस्टेंस, ये आम तौर पे होता था कि मैं और सलीम नासिर को सीन कर रहे हैं, तो वो कोई हरकत करता था तो मैं हंसना शुरू हो जाता था, या मैं कुछ बोलता था तो वो हंसना शुरू होता था। तो हमारे प्रोड्यूसर भी डांटते थे कि भाई सीन कर लो, रात मतलब हो गई है, अब तो हंसते ही रहोगे आपस में। तो मतलब मुझे लगता ये है कि जब आप कोई काम करते हुए एंजॉय करें, बिल्कुल, तो वो फिर लोग भी एंजॉय करते हैं। सही बात है, क्योंकि वो दिल से आ रहा होता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी हर चीज में। So I enjoyed my work in मीम से मोहब्बत, तो वो शायद लोगों को नजर भी आ रहा है। दादा का कैरेक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत मजा आया। उस पे भी आते हैं। अच्छा, सो योर मदर वाज अ सिंगल मदर? My father passed away when I was very young, तो जब छोटे थे।
बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, क्या चैलेंजेस फेस करे आपने, या अच्छा, आपकी पर्सनालिटी को किसी तरीके से इम्पैक्ट किया उस चीज़ ने? नहीं एक्चुअली मेरी अम्मी जो है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और लेकिन शी हैड लॉट ऑफ विजडम एज दे से, मतलब उसके लिए आप मैंने कई पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी देखे हैं। तो माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। एंड शी रियली लुक्ड आफ्टर मी। और फिर ये है कि आई थिंक आई वाज लकी कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो ऐसे बुजुर्ग, मतलब मेरे एक अंकल थे जो बहुत आई वाज हिज फेवरेट, तो Okay. वो बड़ा, फिर थोड़ा सा जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आया तो शोएब हाशमी वाज माय टीचर, सो आई वाज हिज फेवरेट। तो फिर फैसल से मुलाकात हुई। फिर मैंने जब जॉब की तो मेरे एमडी थे सैयद मंसूर बुखारी, जो पतरस बुखारी के बेटे थे। ओह वाओ, माशाल्लाह। तो एक आई वाज सो अटैच्ड टू ऑल दीज पीपल, एंड दे आई थिंक हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय अपब्रिंगिंग मतलब वो बिसाइड्स माय मेंटर्स जो मदर। आपको चाहिए थे वो आपको हर जगह पे जी यू नो इन द फॉर्म ऑफ अ मेल फिगर वो मिलते रहे, इन जी एडिशन जी टू योर मदर, जी वो जी आपको मिलते रहे। जी। सो आपको लगता है एक ग्रोइंग यंग लड़का जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि एक मेल फिगर हो ज़िंदगी में? आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ये नहीं लगा कि कोई हो, बिकॉज आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय मदर। अच्छा। तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि आई एम अटैच्ड विद शोएब हाशमी, या आई एम अटैच्ड विद अटैच तो नहीं, बट इन द सेंस कि आपको गाइडेंस या आपको लगे कि नहीं ज़रूरत है कि मैं अच्छा, किसी से। मैंने कोई गाइडेंस एज सच उनसे ली भी नहीं है, ठीक है, सही। बट आई फील दैट आई हैव लर्नड बाय जस्ट लिसनिंग टू देम, just by being there. I was lucky to be there. जी। मतलब ये नहीं है, ये नहीं कोई बिजनेस एक्यूमेन मैंने शायद सईद मंसूर बुखारी से सीखा हो, उनसे, क्योंकि वो मुझे बताते कि नहीं ये काम ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे, जिंदगी की फिलॉसफी आपने बाकी हाँ, सब मतलब मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात की जिसमें कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया तो फैसल ने डांट दिया, ये क्या मियाँ, ये आप नहीं कह सकते भाई ऐसे। तो फिर ये कि वहाँ जो लोग आते थे फैज़ साहब से मिलने के लिए, जैसे सूफ़ी ग़ुलाम उस्मत तबस्सुम थे, उसमें उस्ताद दामन भी थे, उसमें मुनीर न्याज़ी थे, उसमें हबीब जालिब थे, मतलब आप पे तो हर जगह से ना बरसाव हो रहा था। अहमद फराज हाँ, बहुत रेगुलर वहाँ आते थे। तो वो फैज़ साहब की वजह से इन सब लोगों से एक तरह से कनेक्शन था। तो वो फिर शायरी का शौक़ भी हुआ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और तो अम्मी के साथ कैसे ताल्लुक थे? वो आप बता रहे थे कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग जी खातून जी, थी, इसकी वजह से मतलब आपको कभी फील नहीं हुआ? शी लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक साइड ऑफ आवर फैमिली, बिकॉज़ हम भी खासी एक्सटेंडेड फैमिली थे। बट हाउ वुड शी मेक श्योर कि बेटा है, यंग लड़का है, इधर-उधर ना गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए? नहीं, वो कितनी वो इसमें वो आजकल की इस्तिलाह में शी वाज़ वेरी कूल अबाउट इट। ओह रियली? मुझे उन्होंने पंजाबी में ये कहा था कि मैं तो कुएँ की मेंढक हूँ। ओके। मुझे नहीं पता कि समंदर में क्या होता है। सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। नाइस, मतलब उन्होंने शुरू से आपको ये हाँ, एक उनकी सपोर्ट आपको साथ तो थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शी वाज़ अ लेडी विद लॉट ऑफ विज़डम, शी वाज़ नॉट एजुकेटेड। तो जब मैं कराची आ रहा था इस मुलाजमत में, तो मैंने कहा, अम्मी आप अकेली होंगी तो कैसे फिर? कहती नहीं नहीं मैं ठीक रहूँगी, तुम आपको जाओ। गिल्ट हो रहा था कि उनको छोड़ के आ रहे हो? हाँ, तो वो कहती नहीं नहीं तुम जाओ। मैंने कहा क्यों, आप इतने आराम से हमें इजाज़त दे रही? कहती नहीं, तू बड़ा होके फिर कहेगा लो मेरी माँ ने मुझे रोक दिया है, और अगर वो ना मुझे रोकती तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। तो मैं नहीं चाहती कि यू शुड हैव दिस फीलिंग, दिस इज़ व्हाट शी सेड। एंड फिर मैंने कहा कि आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? तो उसने कहा हम तो कुएं के मेंढक हैं, हमें तो इसके बारे में पता है, हमें क्या पता समंदर में क्या होता है। आई थिंक वो आपको ट्रस्ट करती थी, इसलिए उन्होंने देखा कि सही है मेरा बेटा, ये इसके डिसीजन सही हैं, हाँ, तभी वो इतने आराम से जाने भी दे रही थी, और उनको पता था कि अच्छा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सो यू मस्ट हैव प्रूवन आल्सो। हाँ नहीं, फिर वो ये भी था कि जी मैं कराची से एवरी फोर्टनाइट चला भी जाता था, तो वो बहुत इस पे भी हैरान होती थी। उस वक्त उन्होंने ज़रूर कहा कि ये इसके पास अब पैसे ज़्यादा आने शुरू हो गए कि ये हर हफ्ते हवाई जहाज़ पे बैठ के लाहौर आ जाता है हर 2 हफ्ते क्यूट बाद। स्टेटमेंट है ना? हाँ, तो ये अब ख़राब हो जाएगा, इसकी शादी कर दो। ओह,
तो विजडम तो उनका यहाँ पे भी आ गया ना, उन्होंने कहा अब चांसेस हो रहे हैं, हाँ, अब इसको पहले इसके पास पैसे नहीं होते थे, वो खराब होने का कोई चांस। लिफ्ट नहीं कराएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। नहीं सही, तो एक तरह से कह भी रही थी। ओके, फिर आपकी अरेंज मैरिज जी, हुई। जी। वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आजकल तो आई थिंक अरेंज मैरिजेस मतलब इट्स अ नॉट अ वेरी फेमिलियर कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है, यू नो, अगर बातचीत हो भी जाए माँ बाप के थ्रू तो लोग एक दूसरे को जानते हैं फिर ही शादी होती है, लेकिन आप लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हाँ नहीं, उस वक्त भी मतलब या थोड़ी बहुत बातचीत होती थी फिर शादी होती थी? हाँ मतलब वो बिकॉज माय वाइफ वाज अ डिस्टेंट कजन। ओके, अच्छा, तो आप जानते थे? मैं हाँ, जी हाँ, जानते मतलब उस तरह ठीक नहीं है। अरेंज हुई, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ, मतलब कंप्लीटली अननोन हाँ नहीं हाँ थी। ओके, पर फिर भी मोहब्बत की शादी नहीं थी। हाँ नहीं, हम्म। उस तरह कहे तो नहीं। सो वुड यू एडवाइस पीपल के अरेंज मैरिज हो, जो मैं मोहब्बत की शादी नहीं हो, उसके क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं? मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। मोहब्बत की शादी या अरेंज मैरिज की शादी में कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ फायदा नहीं होता या फर्क नहीं होता? फ़र्क भी नहीं होता। फायदा भी नहीं होता, मतलब लव उसको मैरिज फ़ायदा में भी शादी फायदा हाँ, नहीं है? मुझे लगता है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, ये इवॉल्व होता है। ओके। मतलब कि वो रिलेशनशिप जो शादी से पहले होता है, उसका एक और लुत्फ़ होता है। अच्छा, वो लुत्फ़ जो है वो फिर नहीं रहता। फिर वो एक नया अरेंजमेंट होता है जिसको इवॉल्व होना चाहिए। मेरी नज़र में ये मतलब कोई ये, क्योंकि शादी और ना शादी करना जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद ही इंसान को फैसला करना चाहिए। सही बात है, ये तो आप जब तक रेडी हाँ, भी नहीं हो तब हाँ, भी आपको करनी तो भी नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ी जिंदगी का चेंज हो हाँ, जाता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है एक दो चीज़ें जो आप यंग जनरेशन को आप चाहते हैं कि उनके उनको मिसकंसेप्शंस हैं या शादी के बारे में क्लियर होनी चाहिए, या थोड़ा सा आप बोलेंगे यार ये चीज़ें जहन में रख लो शादी के बारे में ताकि ज़िंदगी अच्छी गुजरे, या ये चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना, ये चीज़ें कर लो? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई वाइफ। मैं आपको बताता हूँ कि वो रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, यही तो मैं आपको बता रहा था कि वो एक एक दिन की प्लानिंग होती है। मसलन अभी कुछ साल पहले उसने मुझे कहा, साल एक हो गया, यानी हमारी शादी को 42-43 साल हो गए थे, माशाल्लाह। तो मुझे कहती है मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। मैंने कहा क्या नई क्या बात हुई है ऐसी, हम मतलब हमारे पोते हैं, नवासे हैं। कहती कि तुम बाथरूम में टूथपेस्ट को बीच में से दबा देते हो और वो अजीब सा एक समोसा सा पड़ा होता है वहाँ बाथरूम में। तो मैंने कहा ये तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, कब से करता आ रहा हूँ। तो कहती है मैंने बर्दाश्त किया। अब आप देखें कि ये इवॉल्व कैसे होता है रिलेशनशिप। उस दिन के बाद से मैं रोज़ाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, फिर उस पर ढक्कन लगा दूँ, फिर उसको पीछे से दबा के बिल्कुल शेप सही करके मैं बाथरूम में रखता हूँ। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात शेयर की है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है वो डे टू डे इवॉल्व होना चाहिए। मतलब कुछ नई बात होनी चाहिए, कुछ किसी नई बात पे झगड़ा होना चाहिए हर दफ़ा। ओह नाइस। देखिए आपने कितनी अच्छी बात बताई है कि नई चीज़ें होनी चाहिए हर उसमें। और वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इख्तलाफ जो है, वो फैसल कहा करते थे कि वो ज़िंदगी की निशानी है। अगर आप जिंदा इंसान है तो कोई इख्तलाफ तो होगा, लेकिन वो खुश मिजाजी से होना चाहिए। खुश मिजाज। सो आप दादा है, दादा भी है, नाना भी है जी। ज्यादा कौन सा वाला रोल पसंद, दादा या नाना का? इतने मज़े के हैं चारों। और मेरी कोई नवासी नहीं है, नवासे और पोते हैं, पोती भी नहीं है। नवासे और पोते हैं, अच्छा हाँ, सारे माशाल्लाह से लड़के तो मेल है। हाँ, तो फिर तो घर में बड़ा एक हंगामा। ओफ, मज़ा भी बहुत आता होगा लेकिन। हाँ, सो आई लव देम, बोथ ऑफ देम, यानी नवासे जो है दो उनको भी और जो पोते हैं उनको भी। तो जो दोनों बड़े हैं, मतलब एक नाइल है और एक इब्राहिम है, वो मेरे बहुत फेवरेट है, ज़्यादा फेवरेट है। हाँ नहीं, नवासा एक नवासा है। ओके, क्योंकि माय सिस्टर सेज जो दादा वाला रोल होता है ना वो नाना से ऊपर ले जाता है। बेटे के बच्चे जो है ना वो बड़े दिल के करीब होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं जानना चाह रही हूँ इसमें सच्चाई है नहीं है? हाउ डू यू, आप ये इल्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो ऑब्वियसली अगर आपका बेटा आपके साथ रहता है, क्योंकि बेटी के साथ रहने के बहुत चांसेस कम है। जी जी। तो अगर बेटा साथ रहता है तो आप
अपने पोतों को ज़्यादा मिलते हैं। ट्रू, वो तो सामने रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो नवासे हैं वो जब मिलते हैं तो बहुत ही खुशदिली से, बहुत, ऑफ कोर्स। तो उनसे भी बड़ी मज़े मज़े की बातें होती हैं। ये आपने सही बात बोली है, हम ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं बट ये फैक्ट है, जिसके साथ रह रहे होते हैं तो उनसे हाँ। थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो सामने ही होते हैं बच्चे। तो फिर आपको क्या लगता है, दादा दादी नाना नानी अपना वो रोल आजकल के ज़माने में अदा कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? उनका रोल क्या होना चाहिए, या वो बस एक वो फिगर हैं जो बच्चों को स्पॉइल करती है, बच्चों का ख्याल रख लेती है जब माँ बाप बिजी हों? नहीं, दादा और दादी का काम ही बच्चों को, पोतों को खराब करना है, मतलब अच्छा। किसी को बिगाड़ना है। आप बिल्कुल हाँ, उसको ओन अप कर रहे हैं। हाँ। और बहुत खफा होता है मेरा बेटा भी कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम बाप हो, तुम सुधारो उसको। ये जो अपना काम है वो क्यों मुझे दे रहा है? तो बट दादा दादी या नाना नानी का ये क्यों पर्सपेक्टिव होता है, मतलब माँ बाप के लिए और काम क्यों मुश्किल कर रहे हैं आप? आई डोंट नो, आई समहाउ फील्स वेरी स्ट्रांगली, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि बिकॉज आई थिंक ग्रैंड चिल्ड्रन आर ग्रेट, ऑफ कोर्स। और बहुत ज़बरदस्त होते हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन। मैंने अपने बेटे से ही कहा था, मैंने कहा इफ आई न्यू कि ग्रैंड चिल्ड्रन आर सो ग्रेट तो आई वुड ओनली हैव देम। ठीक है, आई थिंक मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स यही सोचते होंगे क्योंकि अपने बच्चे इतना मसला करते हैं ना, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतने एक्टिव हैं, आप ड्रामों में भी आ रहे हैं, आप म्यूज़िक भी कंपोज कर रहे हैं, सब कुछ यू केप्ट योरसेल्फ वेरी बिजी। तो हमारे यहाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं, उनको हम ये बोल बोल के कि बस अब आप एज हो गई है, आप साइड पे बैठ जाएं, अब ये नहीं करें वो नहीं करें, क्या हम उनके लिए गलत कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनको एक कितनी बिजी ज़िंदगी से बिल्कुल एक कॉर्नर में कर देते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं देखिए, अब मेरे भी जो हैं बच्चे वो ख़ास तौर पे मेरा जो बेटा है वो मुझे, वो क्योंकि सबसे छोटा है और वो मुझे कहता है जाने दें, अब आप बूढ़े हो गए हैं, ये वो। तो ये कहना लाइक चाहिए, आई statement या लव नहीं कहनी ड्राइविंग, आई चाहिए? वांटेड टू गो टू लाहौर हाँ। बाय रोड, मतलब उसने ही पुट हिज फुट डाउन, उसे नहीं, यू गो बाय एयर। ओके। तो वो गाड़ी मुझे लेके जानी थी लाहौर, फिर उसने वो ट्रक से भेजी और वगैरह वगैरह। तो वो होता है, लेकिन मैं रुकने वाली चीज़ नहीं हूँ। माशाल्लाह, तो हमें पता चल रहा है। हाँ, तो आई ट्राई एंड assert myself। बट यू थिंक ये करना चाहिए नौजवान औलाद को अपने माँ बाप के साथ, या माँ बाप को एक्टिव रहने देना चाहिए, या मिडिल ग्राउंड कोई होना चाहिए? बिकॉज आई फील, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद जितना वो बिजी हैं वो उतना उनके लिए अच्छा है। हमने ये कह कह के इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, एज को और स्टेज को। दे आर हेल्दी एक्टिव, तो वो क्यों नहीं ज़िंदगी में अपनी जाएं, उनको क्यों हम कॉर्नर में कर दें? एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ बहुत से लोग उस एज पे जाके ज़हनी तौर पे नीचे जाते हैं क्योंकि कुछ करने को नहीं होता। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनको इजाज़त देनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को, वो कोई अच्छा काम नहीं करते। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपना पेरेंटहुड दिखाना का चाहिए। जो वो है उसको कायम रखना चाहिए। होता तो भरम ही है, मतलब करते वही है बच्चे जो आप, जिससे आप मना करेंगे कि यार ये ना करना, वो वही करें। तो इसलिए लेकिन ये कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी ऑल्सो कि मेरे बच्चे को इतना वो नहीं है, मतलब दे एक्चुअली टेक सम प्राइड ऑल्सो इन व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह। सो मीम से मोहब्बत, दादा का बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा मज़ा आया जब जब दादा रोशी को एडवाइस कर रहे होते थे, कुछ लास्ट में बड़ा हो रहा था, आपने तलहा को नहीं डांटा, खाली रोशी को डांट दिया आपने। देखिए हुआ ये कि दादा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रोशी, क्योंकि वो उसकी तबीयत ही ऐसी थी कि वो बिल्कुल वक्री टाइप की लड़की थी, और उसकी अपनी सोच थी, बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से सोचती थी, और वो सब उसको मना ही कर रहे होते थे कि अच्छा ये ना करना, अच्छा वो ना करना। एंड दादा वाज द ओनली वन जो उसको हाँ, और वो उसको अपने दायरे में रहते हुए वो उसको जितना ढील दे सकता था वो था। तो वो एक बॉन्डिंग थी दोनों में। तो जहाँ पे जैसे ही कोई क्राइसिस क्रिएट होता है, मतलब वो यानी जो मैं समझता हूँ कि जो रोशी की जो कहानी थी उसका जो कैटलिस्ट था वो दादा थे। वो दादा था।
और वो तंग भी करता था। खासे मज़े मज़े के शेर वो पढ़ता था कि लेकिन वो समझते सही थे रोशी को। हाँ, वो ही सिर्फ उसकी दुख भी देख सकते थे, वो ही उसको समझ भी पा रहे थे कि हम्म, क्या चीज़ उसके जहन में चल रही है। बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था जो मुझे लगता है लड़कियों की ज़िंदगियों में होना चाहिए ऐसा हाँ, नहीं, और कैरेक्टर। फिर उसने कन्फ्रंट भी किया जब वो हम्म, आके गिला करती है कि आपने हम्म, मुझे हम्म, धोखा दिया और हम्म, ये आप उसके साथ मिल गए। तो उसकी वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देता है। तो आपको मज़ा आया करने में रोल? बड़े अरसे बाद आप टीवी पे वापस आ रहे थे और कर रहे थे। हाँ, नहीं, नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि टीम हम्म, बहुत अच्छी थी। जी। डायरेक्टर अली बहुत उसमें बड़ा क्लियर हेडेड है और वो पहले दिन ही उसने जो जैसे दादे को करना था, हालाँकि मैं उसे ये दाद दे रहा था कि यार तुमने यू गाइडेड मी टू डू दिस रोल इन दिस वे द वे आई डिड हम्म, इट। मैं कहा वो तुम्हें क्रेडिट जाता है। तो कहता नहीं, नहीं, आपने खुद ही किया इतना अच्छा। तो फिर मैंने उसको 2 इंसिडेंट भी बताए हम्म, कि जहाँ तुमने मुझे कहा कि ऐसे करना। ओके। रोल तो आया कैसे था आपके हुँ, पास? रोल कैसे आया आपके पास? भई कि आपने कैसे सोचा मैं अब एक्टिंग दोबारा स्टार्ट करूँ? नहीं, मैंने नहीं सोचा। वो जो ये एमडी प्रोडक्शन का जो वो है ना, महेश साहब। प्रोडक्शन ओके। ग्रुप जो है, हुँ, ये महेश वगैरह, जी। ये मुझे मैं जब नेपा में था उस वक़्त से पीछे पड़े हुए थे कि हुँ, कोई 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा उसने मुझे कहा था महेश ने कि भई कुछ करें। तो उनको भी थोड़ा लेट पता चला। मैंने 21 में रिज़ाइन कर दिया था नेपा से, तो उनको हुँ, पता चलते-चलते ओके। वो 24 आ गया था। तो उन्होंने हाँ। कहा मुझे पता चला आपने छोड़ दिया, तो आप भी करें ना ड्रामा ये, बिल्कुल आप इसमें बहुत सही रहेंगे। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं। हुँ, ठीक है। और ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है? जब जा रहे थे आप बाहर निकल रहे थे तो सब दादा की तारीफ़ें हो रही थी, मिल रहे थे लोग? हाँ, हाँ, मतलब काफ़ी मुझे लोगों ने मतलब एयरपोर्ट्स के ऊपर मुझे द लवलीएस्ट थिंग वाज़ सेड टू मी बाय अ गर्ल। वो शी केम एंड शी सेड कि आप के साथ तस्वीर उतरवा लूँ? मैंने कहा हाँ, ज़रूर उतरवा लें। उसने तस्वीर उतरवाई, उसको उसने शुक्रिया मेरा अदा किया और फिर वो थोड़ी देर देखती रही। उसने कहा कि दादा ऐसे होते? हुँ। तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई आई होगी। थिंक सब बहुत इन्वॉल्व थे भाई, आपने अच्छा। आपने नहीं शायद रियलाइज़ किया। बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और दादा की कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे थे कि हुँ, ऐसे दादा, ऐसे लोग होने चाहिए जो लड़कियों को गाइड करें, लड़कियों को जज नहीं करें, उन्हें समझें, उन्हें उनके लिए उनको कॉन्फिडेंस दें। हुँ, और परवरिश में भी माशाल्लाह से अभी जब आपका जो चल रहा है, वो हुँ, भी हुँ, बड़ा अच्छा रोल है। वो भी बड़े मज़े का है, वो भी बड़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है नई जनरेशन हुँ, हुँ। इन अपने बेटों को, पोते और बेटों के दरमियान। हाँ, नहीं, जी। नहीं, ये जो जनरेशन गैप होता है, हालाँकि जो इमीडिएट जनरेशन है उसमें चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होते हैं हुँ, और जो यानी एक जनरेशन बीच में हुँ, और उससे पहली जनरेशन के लोग जो हैं वो हुँ, किसी और तरीके से देख यंगर रहे थे। जनरेशन को देखते हैं, हुँ, व्हिच आई थिंक इज़ फाइन। ये हुँ, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। सही बात है यार। सो ये भी आप जब इस वाले ड्रामे में परवरिश में काम करें तो सारी कास्ट बड़ी यंग है, तो कैसा होता है इन लोगों के साथ काम करना? भाई मज़ा आता है, इसमें तो चैलेंजिंग है? सबसे बड़ा जॉय जो है ना हुँ, परवरिश का, फॉर मी, जी। इज़ दैट इट इज़ डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एट नापा। यस, मीसम आपके स्टूडेंट ओह! अच्छा। तो तो आप उनको डाँट के नहीं, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा बिल्कुल रोल। भी नहीं। मैं मज़ाक कर उससे रही हूँ। हमेशा वो जैसे ही मुझे कहते हैं कि जी हुँ, वी आर रेडी, सो हाँ, आई आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, ओके। हुँ। सो हूसोएवर दैट पर्सन इज़। सो मीसम की वजह से हाँ बोला या आमतौर कैरेक्टर पे की वजह से मुझे हाँ बोला अली भी आपने? कहते थे, अभी मीसम ने भी कहा कि एक दफ़ा देख ले। मैंने कहा तुमने देखा है? हुँ, तो कहता हाँ। मैं कहा तो ठीक है। हुँ। तो कहता है कि हाँ ठीक है। तो मैं कहता हूँ आई विल बी गाइडेड बाय योर एडवाइस, आई डोंट हैव टू सी द सीन। अगर तुम कह रहे हो सही है, मतलब अली ने तो मुझे कहा भी एक आध दफ़ा कि जी सब थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशन आ रहा है, ओके। इसको थोड़ा ओह! कम। सटल करें, हाँ, अच्छा। सेट। मैं कहा हुँ, चलो एक टेक और कर। हुँ, एंड देन until he said that he's got what he wanted, या so I तो परवरिश के स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा या बस मीसम ने कहा तो आपने कहा चलो अच्छा, मैं बस एक करता बात हूँ? है, जिसने लिखा है वो भी मेरी शागिर्द है, अरे किरण। वाह! ये भी नहीं पता था मुझे, ओके। हुँ। तो फिर तो प्रेशर आप पे दोनों साइडों से नहीं, है। नहीं, वो दोनों मीसम तो है नहीं, वो किरण बेचारी थोड़ा-सा वो होता है कि कभी उसने कोई जुमले की कंस्ट्रक्शन में मैं तो वो फ़ौरन कहती है कि
हाँ, आप जैसे चाहते हैं उससे कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं उस डिसिप्लिन का हूँ बंदा जहाँ आई वुड नॉट लाइक टू चेंज द स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स मतलब एज एन एक्टर आई फील दैट्स दिस आई मस्ट ट्राई कि जो भी लिखा हुआ है उसी को मीनिंगफुल तरीके से मैं कह सकूँ। बता सकते दिस इज माई बेसिक। बट वाज देयर एनीथिंग इन द स्क्रिप्ट दैट रियली टच्ड यू, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, या बस एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी तो इसलिए आपने कर लिया वो? हाँ नहीं, वो इंटरेस्टिंग तो थी। ख़ास तौर पे जो मेरी लुक्स थी मीम से मोहब्बत में, वो ज़रा सी फ़र्क है उससे, और थोड़ा सा स्टेटस का भी Yes, फ़र्क है। बिल्कुल। नहीं, केमिस्ट्री भी डायनामिक्स भी बिल्कुल डिफरेंट है, कपल की भी और नहीं नहीं, उसमें ओवरऑल पर्सनालिटी की। एक मॉन्यूमेंटल एक्टर है मेरे साथ। हाँ। तो वो उसके साथ सीन करने में बड़ा मज़ा आता है, नुमान के साथ। बिल्कुल। आई थिंक पूरी कास्ट ही बड़ी जबरदस्त है। और बहुत फिर आप माय वाइफ शमीम, वो वी वर टुगेदर इन कॉलेज बट शी वाज अ लिटिल सीनियर टू मी, तो उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता आपको तो फिर परवरिश के सेट पे बहुत मजा आ रहा होगा, स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज के लोग, और है। ये हाँ, इतने अच्छे तो एक्टर्स इट्स मोर लाइक होम। यस, हैविंग फन एट द हाँ। सेट। तो अभी हम लेकिन आपको ये कि वहाँ भी उधर भी जो दरानीर और बाकी जो बेओ के साथ, तो वो एक है। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक यू, आप दोनों सेट्स आपके बहुत मजे के थे, क्योंकि मैंने दोनों सेट्स के बारे में बड़ी अच्छी बात है सुनी। तो हम अभी आगे आपको देखेंगे, स्क्रिप्ट्स आप पढ़ रहे हैं या यू गोना टेक अ ब्रेक, फिर वापस आएंगे, क्या प्लान है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि बिकॉज आई एम बिजी विद द वर्क व्हिच जी। आई हैव टू डू फॉर माय चैनल, तो वो मैं थोड़ा सा लाइन अप कर लूँ, तो देन आई विल। तो मतलब देखते रहेंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से देखेंगे हम आपको। हाँ हाँ, इसका मतलब आप गायब नहीं हो रहे दोबारा नहीं मैं नहीं हो रहा, टीवी से? बट अगर वो जो प्रोडक्शन वाले, क्योंकि आई हैव रिफ्यूज 3 पीपल, अगर वो चिढ़ गए तो वो फिर शायद ना बुलाएं आई दोबारा थिंक मुझे। नहीं चढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। बस अब खत्म करते हुए, रैप अप करते हुए प्रोग्राम को, आप हमें क्या सुनाएंगे? 2 मिसरे सुन ले इकबाल के, आजकल के हालात पे इकबाल का ये, मैं अब ये भी देखना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लफ्ज़ आपको आते हैं। फिलो टेस्ट, ओके। फील होने वाली हूँ। वो है कि तन्हाई ये शब में है हज़ीं क्या, तन्हाई ये शब में है हज़ीं क्या, अंजुम नहीं तेरे हमनशी क्या। थोड़ा सा हज़ीं का मतलब नहीं पता होगा। नहीं, हंसी का मतलब नहीं है। हज़ीं का मतलब है गम या कोई ऐसी चीज़, यानी वो कहते हैं तुम अकेले हो तो रात उसमें क्या में गम तन्हाई है? ये शब हाँ, में, तो तुम किस चीज़ का गम बना रहे हो। गम कर रहे हो। ये जो सितारे हैं अंजुम, ये तुम्हारे नहीं दोस्त। या, बस वो हंसी पे मैं अटकी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का, बहुत अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही, एंड मुझे बड़ा मज़ा आया, आपने इतनी हिस्ट्री की बातें सुनाई। आई जस्ट लव लिसनिंग टू जो हमारी इंडस्ट्री में हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, एंड आई होप आज हमारे ऑडियंस को भी कुछ नया सुनने को मिला होगा, और नई जनरेशन जो है वो कुछ, उनको हमने कुछ अच्छी चीज़ें उनके इंफॉर्मेशन पूल में ऐड कर दी होंगी। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके पास आया और काफ़ी अच्छी बातें, और आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसका बहुत शुक्रिया। नहीं, तो इट वाज एन ऑनर टू बी टॉकिंग टू यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।